वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है बीएससी बीए बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी को करिकुलर कोर्स, जिसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। दोस्तों जो सेकेंड सेमेस्टर में आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसका क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजू भैया यूनिवर्सिटी का है, जो कि अभी 2022-23 के सत्र में आयोजित कराया गया है। ऐसे छात्र छात्राएँ जो बीए में हैं या फिर आप बीकॉम में हैं या फिर आप पीएससी के छात्र छात्राएँ हैं, अगर आपका को करिकुलर कोर्स फर्स्ट एड एंड हेल्थ है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जिस प्रकार से आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र दिया था जिसका नाम था फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक इसी प्रकार से आपको सभी सेमेस्टर में यानी बीएससी के ऑल सेमेस्टर की बात करें तो आपको एक को करिकुलर कोर्स का पेपर देना होगा। सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका को करिकुलर कोर्स है उसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ये आपका पेपर टाइटल है। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर यानी कि ये जो पेपर है को करिकुलर वाला, ये ऑब्जेक्टिव मोड में संचालित किया जाता है, यानी कि इसके जो प्रश्न हैं वो एमसीक्यू मोड में पूछे जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी 75 क्वेश्चंस पूछती है और कुछ यूनिवर्सिटी 100 क्वेश्चन पूछती है, यानी कि 100 क्वेश्चन। इसका ये क्वालिफाइंग पेपर होता है दोस्तों। इसका जो मार्क्स है वो आपकी मार्कशीट पर नहीं ऐड होता है, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है और पास करना अत्यंत जरूरी होता है। चलिए दोस्तों आज के इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें है, सभी लोग आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ओके चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए। पहला प्रश्न पूछा गया है कि वयस्क में सामान्यतः तीव्र ज्वर माना जाता है, यानी कि वयस्क में जो सामान्य तीव्र ज्वर है वो माना जाता है क्या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों सामान्य वयस्क में जो तीव्र ज्वर माना जाता है वो क्या है, वो 104 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो जाएगा तो क्या माना जाता है कि सामान्य ताप से अधिक होने लगता है, लेकिन अधिकतम पूछा गया था तो ऑप्शन में अगर 100 जो सबसे अधिकतम होगा वही इसका सही आंसर होगा। ओके दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, जो कि है कि पदार्थ उपयोग विकार है। पदार्थ उपयोग विकार है, उपचार संभव है, उपचार संभव नहीं है, समायोजन हो सकता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पदार्थ है उपयोग जो विकार ये किसका है, इसका जो उपचार है दोस्तों वो संभव है। उपचार पदार्थ उपयोग विकार का जो उपचार है वो संभव है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नशे के, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है दोस्तों, जो कि पूछा गया नशे के पदार्थ पर अत्यधिक धन खर्च पदार्थ को निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना एक प्रमुख लक्षण है। ये थकान का प्रमुख लक्षण है या व्यसन का या अवसादन का या फिर मनोविदलता का। तो दोस्तों नशे के पदार्थ पर जो अत्यधिक धन खर्च कर पदार्थ की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना, ये एक प्रकार का जो प्रमुख लक्षण है वो किसका, व्यसन का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। एडिशन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है कि सांप काटने पर आपको क्या करना चाहिए, हाथ पैर को हिलाना बंद करना चाहिए या सर्प विरोधी इंजेक्शन लेना चाहिए या फिर एंट्रोपिन का इंजेक्शन लेना चाहिए या उपयुक्त में से सभी। तो जब भी आपको सांप काटे तो आप सर्प विरोधी इंजेक्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पूछा गया है उसको फिजिकल एंड इमोशनल चेंज दैट अकर ड्यूरिंग द एडिसेंस इज कॉल्ड एज, यानी किशोरावस्था में आने वाले शारीरिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं। इसको युवावस्था कहते हैं या फिर वयस्कावस्था कहते हैं या वयस संधि कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वयस संधि इसको कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पूछा गया था कि त्वरित निष्कासन तकनीक जिसे फास्ट एवल्यूएशन टेक्निक कहते हैं तभी उपयोग में लाना चाहिए जब बचावकर्ता आर्थिक या आंशिक खतरा झेल सके, बचावकर्ता जो है वो सुरक्षित हो, बचावकर्ता खतरे में हो तब भी या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बचावकर्ता खतरे में हो तब भी। त्वरित निष्कासन तकनीकी, जब बचावकर्ता खतरे में हो तभी इसका उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि पूछा गया था कि मानव बैसाखी एवं पीठ पर लाद कर, मानव बैसाखी एवं पीठ पर लादना निम्न में से किस तकनीकी के प्रकार हैं? अकेले सहायता की ओर ले जाना, या 3 व्यक्तियों द्वारा ले जाना, या आपातकालीन लिफ्ट, या फिर स्ट्रेचर से उठना। जब भी बात करें कि मानव बैसाखी एवं पीठ पर लादना, तो ये आप अकेले किसी व्यक्ति को कर सकते हैं, ठीक है। अकेले सहायक द्वारा ले जाना, अकेले सहायक द्वारा, अगर जैसे आप किसी कोई भी क्षतिग्रस्ती या भी कोई चोटिल व्यक्ति है और वो चल नहीं पा रहा, तो उसको आप बैसाखी या फिर पीठ पर लाद कर ले जाएंगे तो अकेले ले जाएंगे। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया की रोकथाम हेतु दी जाती है। एनीमिया की अगर आपको रोग हो जाता है तो इसकी रोकथाम के लिए आयरन की आवश्यकता होती है, फोलिक अम्ल, या दोनों। तो 8वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनीमिया की रोकथाम के लिए आयरन और फोलिक अम्ल की सलाह दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां प्रश्न आपका है, विच amongst द फॉलोइंग इज टाइप्स ऑफ द केमिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोध की रासायनिक विधि का प्रकार है? गर्भ निरोध की रासायनिक विधि का प्रकार पूछा गया है। पहला है जन्म नियंत्रण गोली, ऑप्शन बी आपका है कॉपर टी, सी दिया गया है गर्भाशय डिवाइस, और डी दिया गया है जेल। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों केमिकल विधि पूछी गई। तो केमिकल विधि क्या है? जन्म नियंत्रण गोली, ये एक प्रकार का रसायन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि किशोरों में कौन सा हार्मोन्स द्वितीयक लैंगिक लक्षण जिससे आवाज़ का भारी होना एवं दाढ़ी मूंछ आना आदि उत्पन्न करता है? तो किशोरों में जब दोस्तों कौन सा हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ जाता है यानी कि ज़्यादातर उत्पन्न होता है, तो किशोरों में दोस्तों द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे कि आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चले आगे बढ़ेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है दोस्तों, द फर्स्ट एड ऑफ द फ्रैगलिंग ऑब्जेक्ट एंड आई इज, यानी आँख की किसी बाहरी वस्तु जाने पर, अगर आँख में कोई भी बाहरी वस्तु आ जाए तो प्राथमिक उपचार में सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? वस्तु को हटाने हेतु आँख को रगड़ेंगे, या फिर आँख को तेज़ी से चिपकाएंगे ताकि वस्तु बाहर निकल जाए, या फिर साफ पानी से आँख धोएंगे, या आँख की पट्टी को ढकेंगे। जब भी आँख में कोई भी बाहरी वस्तु आ जाएगी तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि साफ पानी से आँख को धोएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, मस्तिष्क की संरचना जो शरीर के संतुलन हेतु उत्तरदायी है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, या ब्रेन स्टेम, या फिर मेरुदंड। तो मस्तिष्क की संरचना जो शरीर के संतुलन हेतु उत्तरदायी है दोस्तों, वो कौन सी है? वो अनुमस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क की संरचना जो शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा की प्रक्रिया जिसमें मरीजों को उपचार की प्राथमिकता अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है जिससे अत्यधिक लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके, उसको क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? उसको टाई एज कहा जाता है, क्रमबद्धीकरण भी कह सकते हैं, बैंडेज भी कह सकते हैं, उपरोक्त सभी। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूछा गया है, टाई एज में मरीज के जीवन के खतरे हेतु मापा जाता है। टाई एज में जो मरीज का जो जीवन का खतरा होता है उसमें क्या मापा जाता है? तो उसमें रक्तचाप मापा जाता है। क्या मापा जाता है? रक्तचाप मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका पूछा गया था कि आपातकालीन स्थिति में टाई एज में श्रेणी 1 लाल के मरीज से क्या तात्पर्य है?
आपातकालीन स्थिति में अगर टाई एज श्रेणी में लाल रंग प्रदर्शित किया जाता है तो उसको मरीज से क्या तात्पर्य है? तो मरीज, इसका मतलब यह है कि मरीज जो है वो खतरे में है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि जिसे तुरंत चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता ना हो, तो ये विकल्प गलत है। यानी कि जिसको तुरंत चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता हो वो आप कहते हैं, जिसे तुरंत चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता प्रदान की हो, या रोगी खतरे में नहीं है किंतु देखभाल की आवश्यकता है, या फिर रोगी देखभाल की देरी की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में ट्राइएज में जो श्रेणी एक लाल रंग है वो मरीज से तात्पर्य है कि उसे तुरंत चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है और वह खतरे में है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि नियंत्रण न होने एवं सामाजिक दुर्बलता किसके लक्षण हैं? पदार्थ उपयोग विकार के, या मनोवैज्ञानिक समस्या, या मनोविदलता, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोविदलता। ये लक्षण है नियंत्रण न होने एवं सामाजिक दुर्बलता के लक्षण का। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, जो पूछा गया है कि संकटकालीन प्राथमिक उपचार में स्वतः देखभाल की जा सकती है। स्वयं को अलग करके, स्वयं की भावनाओं को अनदेखा करके, या दोस्तों परिवार तथा पेशेवर की मदद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संकटकालीन प्राथमिक उपचार में स्वयं के देखभाल के लिए आपको सबसे पहले स्वयं को ध्यान देना चाहिए। फिर दूसरी बात, स्वयं की भावनाओं को अनदेखा करके, आप जैसे अपनी भावनाओं को, जो आपकी भावनाएं हैं उसको अनदेखा करके जो आपका जो दिक्कतें हैं उनको आपको समझना चाहिए, या फिर दोस्त परिवार या फिर आपके कोई भी जो आपके आसपास हैं उनकी मदद मांगें। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पैनिक अटैक के समय स्वयं नियंत्रण स्थापित करने की सरलतम विधि क्या है? शांत आप खड़े रहें, या चाय या कॉफ़ी पीना, या फिर पैनिक पर ध्यान ना देने की कोशिश करना, या फिर गहरी सांस लेकर श्वास नियंत्रण करना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गहरी सांस लेकर श्वास नियंत्रण करना। ये पैनिक अटैक के समय स्वयं नियंत्रण स्थापित करने की सबसे सरलतम विधि है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, एक ज्वार एक है स्थिति, ज्वार यानी कि बुखार एक प्रकार की स्थिति है, या फिर एक लक्षण है, या एक बीमारी है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्वार एक प्रकार का लक्षण है दोस्तों, ये बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि किसी कीट के काटने पर, कोई अगर आपको कीट पतंगा है जो कि काट ले तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? बर्फ से सीधे दंश पर लगाएं, या दंश के स्थान को हल्के साबुन व पानी से साफ करें, छालों को फोड़ दीजिए, या कुछ ना करें। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसी स्थिति आती है, यानी जब भी कीट या सांप आपको काटता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप बर्फ़ को सीधे उस जहाँ पर उसने काटा है, दंश जो किया है यानी डंक किया है, वहाँ पर आप लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न है जो कि पूछा गया है कि मनुष्य की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। मनुष्य की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग इनमें से कौन से हैं? पहला दिया गया मस्तिष्क और दूसरा दिया गया मेरुज्जु। तो दोस्तों मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका के जो भाग हैं ये दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि है दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का रिक्त स्थान जिनमें तंत्रिकाएं विध्रुवीय संवेगों को रासायनिक रूप से संप्रेषित करती हैं क्या कहलाती हैं? पहला ऑप्शन है दोस्तों जो कि दिया गया है साइनेप्स, या फिर डेंड्राइट, या एक्सान, या फिर माइलिंग शीथ। तो दोस्तों ये इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइनेप्स। जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो रिक्त स्थान है जिनमें तंत्रिकाएं विध्रुवीय संवेग को रासायनिक रूप से संप्रेषित करती हैं वो कहलाता है, क्या कहलाता है? साइनेप्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्त एवं भोजन विषाक्त का सामान्य लक्षण नहीं है?
यहाँ पर सामान्य लक्षण नहीं पूछा गया है। पहला है उल्टी, दूसरा है पेट दर्द, तीसरा है पेट में ऐंठन और डी ऑप्शन कह रहा है भूख में वृद्धि। तो भूख में वृद्धि ये आपके भोजन विषाक्त का लक्षण नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, डायरिया से ग्रस्त बच्चों को क्या दिया जाता है। तो डायरिया से ग्रस्त बच्चे हैं उनको क्या दिया जाता है, ओआरएस का घोल दिया जाता है या ओपीएस का घोल दिया जाता है, ओरल घोल या फिर डीपीएस का घोल दिया जाता है। तो दोस्तों जो डायरिया से ग्रस्त बच्चे हैं उनको ओआरएस का घोल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि अगर किसी की नाक में कोई बाहरी वस्तु फंस जाए तो आपको क्या करना चाहिए। वस्तु को हटाने के लिए चिमटी का प्रयोग करें या फिर वस्तु को अपनी नाक धीरे से साफ करने को कहें ताकि वस्तु निकल सके, या फिर ऑप्शन सी है वस्तु हटाने से सिर को पीछे झुकाएं या व्यक्ति के मुंह में जोर से फूंकें। तो इसमें जो आपका सही आंसर था 25 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर किसी की नाक में कोई बाहरी वस्तु फंस जाए तो आपको क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति की नाक को धीरे से साफ करने को कहें ताकि जो वस्तु है वो स्वयं निकल सके। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका दोस्तों, जो कि पूछा गया है कि रक्त कोशिकाएं जो संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, रक्त कोशिकाएं जो संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो उन्हें सफ़ेद या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइट ब्लड कंपल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 जो कि पूछा गया है कि जब रक्त धमनियों सिराओं या हृदय की धमनियों में जमता है तो इसे क्या कहते हैं। रक्तचाप कहते हैं, रक्त का थक्का कहते हैं, या सिरारोध कहते हैं, या प्लेटलेट्स कहते हैं। तो दोस्तों जब रक्त धमनियों या सिराओं या हृदय की धमनियों में जम जाता है तो उसे सिराअवरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, सिराअवरोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय से दबाव के साथ चमकदार तथा लाल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित करता है, सिराएं या फिर कोशिकाएं या तंत्रिकाएं या फिर धमनियां। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोशिकाएं आपका करेक्ट आंसर है। कोशिकाएं हृदय से दबाव के साथ चमकदार लाल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित करती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, रक्त अस्त्रावी हाथ पर रक्त बंध पाया जाता है घाव के बाद, घाव के पहले 3 घंटा से अधिक, या फिर ऑप्शन डी है दोनों, ए व सी दोनों। तो दोस्तों रक्त अस्त्रावी हाथ पर रक्त बंधन बांधा जाता है घाव के बाद, इसको बांधा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोगाणु जो बीमारी पैदा करते हैं उनको क्या कहला जाता है। दोस्तों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 30, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि रोगाणु जो बीमारी उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहा जाता है। पहला है जीवाणु, विषाणु, कवक या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। रोगाणु जो बीमारी पैदा करते हैं उनको जीवाणु, विषाणु, कवक ये सभी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है दोस्तों, जहाँ पर है LGBTO एक मानसिक बीमारी है, ये सत्य है या फिर असत्य है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ये असत्य है, एक प्रकार की बीमारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि ये पूछा गया है कि शुष्क बैंडेज की जाती है। शुष्क बैंडेज पूछा गया है कि शुष्क जो बैंडेज हैं वो कब दिया जाता है। रक्त स्त्राव यानी कि अगर खून बह रहा है तो उसको रोकने के लिए शुष्क बैंडेज का प्रयोग किया जाता है, या चोट से रोकने हेतु या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शुष्क बैंडेज का प्रयोग किस में किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है इन सभी को रोकने के लिए, यानी कि रक्त या फिर चोट लग गया हो, वहाँ से ब्लड निकल रहा हो तो उसको रोकने के लिए शुष्क बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था जो कि है कि ठंडी बर्फ से सिकाई से लाभ क्या है। अगर ठंडी बर्फ से आप सिकाई करते हैं
तो उसके क्या लाभ हैं? पहला है रक्त वाहिकाएँ जो है वो संकुचित हो जाती हैं, या आंतरिक आंतरिक रक्त स्त्राव कम हो जाता है, या चोट के पास सूजन कम हो जाती है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठंडी बर्फ से सिकाई के जो लाभ हैं वो ये सभी हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है रक्त का थक्का कौन जमाता है? फाइब्रिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, या उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो रक्त का थक्का बनाने का काम करता है वो फाइब्रिन करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, जो कि पूछा गया है कि सामान्यतः नाइट्रोग्लिसरीन दवा दी जाती है गुर्दे की बीमारी में, या फिर ये दिल की बीमारी में, यकृत की बीमारी में, या फिर पेट की बीमारी में। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो दवा है दोस्तों वो सामान्यतः दी जाती है दिल की बीमारी के लिए, हार्ट डिसीजेस के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, जो कि है नशा मुक्ति की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण है। पहला दिया गया नशीले पदार्थ की बड़ी मात्रा में खुराक प्रदान करना, या उपयोग तत्काल बंद करने के लिए प्रोत्साहन देना, या भावनात्मक समर्थन का आश्वासन देना, या फिर दर्द की दवाएं देना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कह क्या रहा है कि नशा मुक्ति की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण क्या है? तो एक महत्वपूर्ण चरण यह है कि नशीली जो पदार्थ हैं उसको तत्काल आप बंद करने का प्रोत्साहन, यानी सभी लोगों को प्रोत्साहित करें। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 37 नंबर, जो कि है कह रहा है कि मादा प्रजनन प्रणाली में जो फेलोपियन ट्यूब का मुख्य कार्य है वो क्या है? अंडाणु का उत्पादन करना, या फिर शुक्राणु का उत्पादन करना, या अंडाणु का गर्भाशय तक परिवहन, या उपरोक्त सभी। तो मादा प्रजनन प्रणाली में जो फेलोपियन ट्यूब है उसका जो मुख्य कार्य है दोस्तों वह है अंडाणु का गर्भाशय तक परिवहन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चले आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि अवसादग्रस्त व्यक्ति से बात करते समय निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? डॉक्टरी मदद हेतु प्रोत्साहित करना, भावनाओं को मान्यता देना, त्वरित समाधान देना, या दैनिक कार्यों में सहायता करना। तो अवसादग्रस्त व्यक्ति से बात करते समय निम्न में से दोस्तों जो क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर पूछा गया था क्या नहीं करना चाहिए। तो भावनाओं को सामान्य रूप से मान्यता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब आप डॉक्टर बनने जाते हैं तो वहाँ पर मेडिकल लाइन में एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि आपको मरीज के साथ भावनात्मक व्यवहार नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, जो कि है कि पुरुष प्रजनन प्रणाली में जो प्रोस्टेट ग्रंथि का प्राथमिक कार्य क्या है? तो पुरुष प्रजनन प्रणाली में प्रोस्टेट ग्रंथि का जो प्राथमिक कार्य है दोस्तों वो है वीर्य का उत्पादन करना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, जो कि पूछा गया है कौन सा अंग रक्त छानकर शुद्ध करने का कार्य करता है? मूत्राशय, गर्भाशय, वृक्क, या फिर यकृत। तो इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी वृक्क जो है वो रक्त छानकर शुद्ध करने का कार्य करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी किडनी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा में देखभालकर्ता को साबुन से हाथ धोने चाहिए चिकित्सा से पहले, चिकित्सा के बाद, या दोनों, या फिर सैनिटाइजर का ही उपयोग करें। तो दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा में देखभालकर्ता को साबुन से हाथ कब धोना चाहिए? चिकित्सा के बाद धोना चाहिए। पहले तो आपको पता ही नहीं रहेगा प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है। जैसे कि आप रोड से ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक किसी की दुर्घटना हो जाती है, तो आप सबसे पहले तो उसका बचाव करेंगे कि सबसे पहले आप साबुन से हाथ धो लेंगे, बाद में आप ये कर सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम नहीं। ओके, सो आंसर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया था कि सूजी हुई गठियादार और विस्तारित सिराएं जो अधिकतर पैरों में पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको सिराएं कहते हैं, या फिर वायरसेस कहते हैं, या फिर धमनियाँ कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, जो कि पूछा गया है कि
हाइपोवॉल्मिक शॉक रक्त की कमी के कारण होता है जब एक वयस्क के शरीर से लगभग 2 लीटर रक्त से अधिक अगर आपके शरीर से बह जा रहा है तो उसको हाइपोवॉल्मिक शॉक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा जा रहा है कि कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 25, 28, 22 या 40। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उन्होंने 22 ऑप्शन टिक किया होगा, लेकिन सही आंसर आपका 22 ही है। लेकिन अगर कपाल में कुल अस्थियों की संख्या पूछी जाए तो मध्य कान की हड्डियां सहित सिर में टोटल कितनी होती हैं, 28 होती हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के 28 अस्थियां पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल कपाल पूछा गया, तो यहाँ पर आंसर सी आप टिक करेंगे, 22 अस्थियां। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया है कि हृदय पेशी और पाचन प्रणाली की मांसपेशियां किसका उदाहरण है, अनैच्छिक मांसपेशियां की या स्वैच्छिक मांसपेशियां की या विकृत मांसपेशियां की या उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 45 नंबर प्रश्न का जवाब। दोस्तों हर क्लास में मैं लगभग 2 से 3 प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ देता हूं, ताकि आप सब इस क्वेश्चन को ढूंढकर इसका आंसर देने का प्रयास करें, लेकिन आप सबका आंसर आता नहीं है। मुझे आशा है कि आगे से आप सब जो भी क्वेश्चन हैं, अगर मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं तो उसको आप ज़रूर सॉल्व करेंगे। ओके, कमेंट सेक्शन में क्लास के बाद में आप इसका आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 आपका है, जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि पुरुषोचित गुणों को विकसित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है। तो दोस्तों ये कौन सा है, टेस्टोस्टेरॉन जो है वो पुरुषोचित गुणों को विकसित करने वाला हार्मोन्स है। 46 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा मादा जननांग अंडाणु बनाता है, मादा जननांग अंडाणु इनमें से कौन बनाता है, अंडाशय, गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब या फिर यूरेथ्रा। ठीक है, तो मादा जननांग अंडाणु जो बनाता है वो अंडाशय बनाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक परिपक्व अंडाणु के उत्सर्जन की क्रिया है, परिपक्वता, उत्सर्जन या फिर डिबोत्सर्जन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक परिपक्व अंडाणु के उत्सर्जन की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है, वो डिबोत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि शुक्राणु उत्पन्न करने वाली पुरुष जनन ग्रंथियों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पुरुष जनन ग्रंथि को क्या कहते हैं, उसको वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण जो है ये शुक्राणु उत्पन्न करने वाली पुरुष जनन ग्रंथियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 नंबर प्रश्न है कि निषेचन अंडाणु के गर्भाशय में स्थापित होता है एवं बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। निषेचन जो है वो अंडाणु के गर्भाशय में स्थापित होता है, लेकिन जब ये बढ़ने लगता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भ्रूणावस्था कहा जाता है, डिंबावस्था कहा जाता है या फिर गर्भावस्था कहा जाता है। तो इसको सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है, गर्भावस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे इस चैनल पर नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, इसी प्रकार की समस्त क्लासेस आपको हमारे द्वारा दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 51 आपका है, आघात यानी स्ट्रोक क्या है। ये एक प्रकार का दौरा है या सदमा है या मानसिक संपीड़न है या फिर मस्तिष्क के रक्त संचार में बाधा, यानी मस्तिष्क में जो रक्त है वो रुक जाए जिससे मस्तिष्क का कार्य बंद कर दे। ठीक है, तो आघात जो है वो एक प्रकार का ऐसा रोग है जिसमें जब आघात कब होता है, जब मस्तिष्क में रक्त का संचार बंद हो जाता है जिससे मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपका है दोस्तों, जिसमें है यदि किसी व्यक्ति को दौरा पड़े तो आपको क्या करना चाहिए। व्यक्ति को दबाकर रोकने का प्रयास करना चाहिए
या फिर सिर से नीचे मुलायम तकिया या कपड़ा रख देना चाहिए जिससे उसको चोट ना लगे, या मुंह में उंगली डालकर उसकी जो जुबान है उसको सीधी कर देना चाहिए, या मुंह में कोई वस्तु डालकर जुबान को डालें जिससे वह जुबान जो उसकी ना कटे। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि मुंह में उंगली डालकर जुबान सीधी, जब आप ज़्यादातर व्यक्ति को जब दिल का दौरा पड़ता है तो उसकी जुबान जो होती है वो टेढ़ी होने लगती है। तो ज़्यादातर आप प्रयास करें यहाँ पर, और ऑप्शन तो है नहीं कोई, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 53 है, आघात के सामान्य लक्षण। आघात के सामान्य लक्षण में से कौन से हैं? अधिक पसीना आना व ठंड लगना, ये क्या आघात के लक्षण है? या फिर मूर्छा, या फिर अचानक तीव्र सिर दर्द एवं मस्तिष्क भ्रम मस्तिष्क, या फिर बुखार। तो आघात के जो सामान्य लक्षण है दोस्तों उनको क्या कहा जाता है? उनको अचानक तीव्र सिर दर्द एवं मस्तिष्क का भ्रमित होना, इसको आघात के सामान्य लक्षण कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि साबुन से हाथ धोते समय हाथों को साबुन के साथ कब तक धोना चाहिए? तो लगभग 40 से 60 सेकंड तक धुलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि व्यक्ति बेहोश हो किंतु सांस चल रही हो तो क्या करना चाहिए? आपको उस व्यक्ति को छोड़ करके मदद के लिए जाना चाहिए, या व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की अवस्था में लिटा दें तथा अकेला न छोड़ें, या फिर पानी पिलाने का प्रयास करें, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 55 का डी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो किंतु सांस चल रही हो तो आप उसका प्राथमिक उपचार यानी कि इसको लेकर जाएंगे हॉस्पिटल की तरफ, ना कि उसको व्यक्ति को इसको छोड़ करके अलग जाएंगे मदद के लिए, या फिर आप व्यक्ति को स्वास्थ्य की लाभ की अवस्था में लिटा देंगे, या उसको पानी पिलाने का प्रयास करेंगे। तो पानी पिलाने का तो प्रयास आपको करना ही करना है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नंबर सी हो सकता है सही आंसर, बाकी डी ऑप्शन पे नहीं कहा जा सकता, ये यूनिवर्सिटी पर आपके डिपेंड है कोई। चले अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो प्राथमिक चिकित्सा के जो प्रमुख उद्देश्य हैं दोस्तों, वो पहला उद्देश्य है कि तत्काल चिकित्सा उपचार प्रदान करना, आगे होने वाले नुकसान को रोकना, शीघ्र स्वास्थ्य एवं जटिलताओं को कम करना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही क्रम में मिलाइए। किसी आपात स्थिति में निपटने के चरण यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से आपको सही मिलान करना है। पहला दिया गया है पीड़ित की स्थिति का आकलन करें। दूसरा है प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें, स्थान को सुरक्षित बनाएं या सहायता की मांग करें। तो इनमें से सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम आप सहायता मांगेंगे, फिर आप पीड़ित की स्थिति का आकलन करेंगे, फिर आप उसको प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करेंगे, और फिर इसको उस स्थान को सुरक्षित बनाएंगे। ओके, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें है किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना जो बेहोश हो या फिर सामान्य रूप से सांस ना ले रहा हो, उसको क्या कहते हैं? उसको पुनर्जीवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? पुनर्जीवीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है 58 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर प्रश्न है, जिसमें है कि दिल का दौरा पड़ने के प्रमुख लक्षण क्या हैं? पहला ऑप्शन है बेहोशी, सांस रुकना, नब्ज बंद हो जाए, या फिर बेहोशी, या फिर पेट दर्द, सर दर्द, नब्ज बंद होना, या उपरोक्त में से सभी। 59 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिल का दौरा जो पड़ेगा तो उसके प्रमुख लक्षण जो हैं वो बेहोशी, श्वास रुकना, या फिर नब्ज का बंद होना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें पूछा गया है कि CPR देते समय पीड़ित व्यक्ति को रखना चाहिए। जब CPR आप देंगे यानी तब क्या करेंगे? उसको पेट के बल लिटाएंगे और लगभग 30 बार उसको दो बार सांस और 30 बार आप उसको पेट सीने को उसको दबाने का यानी पुश करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है, पेट के बल पीठ के बल उसको लिटा देंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर प्रश्न है, शरीर में फेफड़ों की संख्या, शरीर में फेफड़े की कितनी संख्या है? तो शरीर में फेफड़े की संख्या कितनी है दोस्तों? 2। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 फेफड़े शरीर में होते हैं। अगला प्रश्न है डायाफ्राम पूछा गया है। डायाफ्राम क्या है?
एक प्रकार की अस्थि है, या फिर एक प्रकार का अंग है, एक प्रकार का मांसपेशी है। तो डायफ्राम क्या है? एक प्रकार की मांसपेशी है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 63 है, अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर ऑक्सीजन की मात्रा वायु में कितनी होती है? कम हो जाती है, बढ़ जाती है, या समान रूप से बनी रहती है, या कोई प्रभाव नहीं होता है? तो अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो वायु में क्या हो जाती है दोस्तों? वायु में कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ेंगे, ठीक है, समुद्र तल से जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी वो कम हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, दम घुटने के कारण क्या है? श्वास नली का अवरुद्ध होना, गले में सूजन, आघात वस्तु निगलने पर, या उपरोक्त में से सभी नहीं। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द दीज, क्योंकि दम घुटने के ये सभी प्रकार के लक्षण हैं। अगर आपके श्वास नली का अवरुद्धन यानी बंद हो जाए तब भी आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, तब भी आपको घुटन महसूस होगी। फिर ये गले में अगर सूजन हो जाएगी तब भी दम घुटेगा आपका। आघात वस्तु अगर आप निगल जाते हैं तब भी आपको दिक्कत होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका, ये सभी ऑप्शन आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, पदार्थ उपयोग विकार में शामिल सबसे आम पदार्थ कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है शराब, दूसरा है मेरिजुआना, और सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन दवाई या कोकीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्कोहल। पदार्थ उपयोग विकार में जो शामिल सबसे आम पदार्थ है वो शराब आमतौर पर शामिल है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक वातावरण हालात में वह तत्व हैं जिनमें धन जन या दोनों को नुकसान पहुंचाने की संभावना हो। प्राकृतिक संकट, प्राकृतिक आपदा, सुनामी, या उपरोक्त में से सभी। तो प्राकृतिक वातावरण के हालात में वह तत्व हैं जिनमें जन धन या दोनों को नुकसान पहुंचाने की संभावना होती है, वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर सुनामी आएगा उसमें भी जन धन को असुरक्षा होगी, प्राकृतिक आपदा में भी असुरक्षा होगी, और प्राकृतिक संकट में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ एबव। ओके, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें है कि गैर आत्मघाती आत्मचोट, जिसे NSI कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आप जीवन समाप्त करने के इरादे से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। बी ऑप्शन है कि बाह्य कारक के कारण आई चोट, या स्वयं की ओर निर्देशित हानिकारक कार्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। गैर आत्मघाती आत्मचोट जो है, जिसे NSSI कहते हैं, इसका जो अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ है कि आप स्वयं को हानिकारक यानी स्वयं को चोट पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी और ए दोनों सही हो सकता है, क्योंकि आप अपने जीवन को समाप्त करने के इरादे से खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या स्वयं की ओर निर्देशित होकर हानिकारक कार्य। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब डिपेंड ये है कि यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को क्या मानती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, जिसमें पूछा गया है कि गैर आत्मघाती चोट NSSI का सामान्य व्यवहार दिखता है। तो ये व्यवहार किशोरावस्था और वयस्कावस्था दोनों में, लेकिन अधिकतर ये होता है किशोरावस्था में, अधिकतर ये किशोरावस्था में होता है। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, दोनों में हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें है अवसादन व बेचैनी का न्यून करने की विधि। अवसादन व बेचैनी को कम करने की विधि कौन सी है? पहला दिया गया सक्रियता से सुनना, भावनाओं को समान मान्यता देना, या दोनों, ए व बी दोनों। ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 69 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि ए व बी दोनों आपके करेक्ट आंसर होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है, जिसमें पूछा गया है कि पैनिक अटैक के लक्षण कौन से हैं? तो पैनिक अटैक के लक्षण, पहला ऑप्शन दिया है कि अचानक आपको ज़्यादा से ज़्यादा डर लगने लगे, या चिंता होने लगे, या फिर खतरे की संभावना पर आधारित हो जाए। तो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन डी टिक करेंगे, क्योंकि पैनिक अटैक के ये सामान्य लक्षण आपको जो है वो डर लगना, चिंता होना, घबराहट होना, खतरे की संभावना को महसूस करना। ठीक है, ये सभी पैनिक अटैक के लक्षण हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 71 है, स्वास्थ्य लाभ की स्थिति क्या है? स्वास्थ्य लाभ की स्थिति पूछी गई कि स्वास्थ्य लाभ की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका दिया गया है कि पीठ के बल पैर चढ़ाकर, ये स्वास्थ्य की लाभ की स्थिति है।
या फिर रक्त प्रवाह हेतु पैर को ऊपर उठाना, या ऑप्शन सी है कि पैर मोड़कर सिर को पीछे की ओर रखकर करवट की स्थिति में रखना, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी व्यायाम के एक प्रकार के जो लक्षण दिए गए, व्यायाम किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो स्वास्थ्य लाभ से ये सभी लक्षण है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें पूछा गया है कि एक प्राथमिक चिकित्सा किट में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो एक प्राथमिक चिकित्सा किट में जो सामान्य रूप से पाया जाएगा उसमें बैंडेज होगा, टेप होगा, कैंची होगा, बेटाडीन होगा, यानी कि जो कटने फटने पर मलहम लगाया जाता है, या फिर शुष्क पट्टी पाई जाएगी, या फिर आपको डिटॉल रखना है। तो ये सभी सामान्य रूप से प्राथमिक चिकित्सा किट में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा, बैंडेज, टेप तथा कैंची आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, एक सांस में ग्रहण की जाने वाली हवा का आयतन है। एक सांस में ग्रहण की जाने वाली हवा का जो आयतन है दोस्तों वो क्या कहलाता है। पहला दिया गया है 400 ml या 5, तो यहाँ पर 500, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। वॉल्यूम ऑफ द इनहेलेंट एयर इज 500 cc। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, हार्ट यानी हृदय। हृदय है एक पेशीय अंग है, यानी एक मस्कुलर ऑर्गन है, या फिर एक पंप है, या फिर वृक्ष गुहा के बीच में स्थित है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका 74 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ एबव। ओके, चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 75 है, ह्यूमरस अस्थि है। ह्यूमरस अस्थि है निचले बाह की, ऊपरी बाह की, छाती की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ह्यूमरस जो अस्थि होती है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमरस अस्थि जो है वो बाह की हड्डी होती है, लेकिन यहाँ पर निचली और ऊपरी दी गई है छाती का। तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपका दिया रहता है कि बाह की, छाती की, या फिर मसल्स की, या पेट की, ठीक है, या पैर की, तो आप ध्यान रखेंगे ह्यूमरस जो अस्थि है वो किसकी, बाह की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोई नहीं सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। चले आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें पूछा गया है कि मन की असामान्य दशा, जब मस्तिष्क ये तय नहीं कर पाता है कि वास्तविकता क्या है, क्या आभासी है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। अवसाद कहते हैं, साइकोसिस कहते हैं, पैनिक अटैक कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइकोसिस द करेक्ट आंसर। इसको क्या कहते हैं, साइकोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है। इनमें से स्वास्थ्य का आयाम कौन सा नहीं है। पहला शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, या फिर रोग। तो स्वास्थ्य का आयाम से संबंधित नहीं है सामाजिक। सामाजिक जो है ये शब्द स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, जिनमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पैनिक अटैक से जुड़ा हुआ है। दिल की धड़कन को बढ़ाना, पसीना आना, या हाइपर वेट लिफ्टिंग, या उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इधर यहाँ पर आप ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं, ये पैनिक अटैक के लक्षण से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें पूछा गया है दोस्तों एग्जाइटी के प्रकार। एग्जाइटी के प्रकार इनमें से कौन से हैं। तो एग्जाइटी के जो प्रकार हैं वो पहला दिया गया फोबिया, अवसादन, पैनिक। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी एक प्रकार के एग्जाइटी के लक्षण हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है दोस्तों कि एक व्यक्ति जिसकी संभवतः सिर व गले में चोट हो, जिसकी प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार से आप देंगे। सिर व गर्दन को हिलाकर सीधा रखने का प्रयास करेंगे, या फिर व्यक्ति को आराम की अवस्था में लिटा देंगे, या फिर ऑप्शन सी है कि सिर व गर्दन को हिलाएंगे नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसकी संभवत सिर व गले में चोट अगर लगी है तो उसको अगर प्राथमिक चिकित्सा देना है तो उस व्यक्ति को आराम की अवस्था में आप लिटा देंगे। उसकी गर्दन और उसके
सीधा या फिर उसको हिलाने का प्रयास नहीं करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि यदि अत्यधिक रक्तस्राव हो तो सर्वप्रथम आपको क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में आप लिटा देंगे, या फिर स्वास्थ्य या साफ कपड़े से हाथ से दबाव आप डालेंगे, या साफ कपड़े से ढक देंगे, या फिर इसको पानी पिलाएंगे। तो अगर अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा हो यानी कि रक्त बह रहा हो, इस स्थिति में सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि जो साफ कपड़ा लेंगे और साफ कपड़े से हाथ से उसको पकड़ के दबाव डालेंगे, यानी कि इसको रोकने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चल आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, जिसमें पूछा गया है कि हेमलिच प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मरीज की श्वास नली में आए अवरोध को हटाना, या मरीज के स्त्राव को कम करना, या मरीज की टूटी हड्डियों को आराम देना। तो ये हड्डियों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हेमलिच प्रक्रिया एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जब कोई व्यक्ति कोई अवसाद पदार्थ, कोई जहरीला पदार्थ निगल लेता है, तो उस पदार्थ को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसको मरीज को दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर मरीज की श्वास नली में आए अवरोध को हटाना, ये भी ऑप्शन ए भी सही हो सकता है और डी ऑप्शन भी सही हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि हेमलिच प्रक्रिया का उपयोग तब किया जाता है जब कोई मरीज कोई जैसे कि हानिकारक पदार्थ निगल लेता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 आपका है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है शरीर में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का क्या होता है। शरीर में ये शरीर की कोशिकाओं में रहती है, ये हृदय पेशियों को आंतरिक की जाती है, या रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा निष्कासित हो जाती है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सभी ऑप्शन आपके सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आपका है दोस्तों, CPR के एक चक्र में होता है। CPR के एक चक्र में आप क्या करेंगे। 15 बार सीने को दबाव डालेंगे और 2 बार सांस देंगे, या फिर 30 बार सीने में दबाव डालेंगे, या फिर 5 बार सांस लेंगे, या 30 बार सीने में दबाव, या फिर 2 बार सांस देना। तो दोस्तों, CPR के एक चक्र में होता है 30 बार आप सीने को प्रेस करेंगे, सीने को दबाएंगे और 2 बार सांस देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें पूछा गया है कि श्वसन अवरोधक के लक्षण क्या हैं। श्वसन अवरोधक के लक्षण क्या हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि सांस लेने में अगर दिक्कत तथा बेचैनी हो, या फिर गर्दन तथा सिराओं में सूजन, होठ, चेहरा तथा हाथों की उंगलियों का नीला पड़ना है, उपयुक्त में से सभी। तो श्वसन अवरोधन के जो लक्षण हैं वो सांस लेने में दिक्कत तथा बेचैनी होना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि एक सामान अक्रियशील वयस्क की नब्ज की दर कितनी होती है। तो एक सामान अक्रियशील वयस्क की जो नब्ज की दर होती है वो 60 से 100 प्रति मिनट होती है। 60 से 100 प्रति मिनट दर होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि यदि कोई नुकीली वस्तु घाव के आर पार हो गई हो तो आपको क्या प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए। आप उसको जो नुकीला पदार्थ घुसा हुआ है उसको आप क्या करेंगे, उसको धीरे से आप निकालेंगे, या वस्तु को उस वस्तु के घाव को आप दबाएंगे, यानी दबाएंगे जो घाव है उसको दबाने का प्रयास करेंगे, या फिर घाव के पास दबाकर वस्तु को आप निकालने का प्रयास करेंगे, या फिर वस्तु को उसके आसपास पैडिंग कर बांधें और चिकित्सक के पास ले जाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन का आंसर क्या मानती है। सर्वप्रथम मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए सही वो होना चाहिए प्राथमिक चिकित्सा पूछा जा रहा। तो प्राथमिक चिकित्सा आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो घाव जो नुकीला पदार्थ है उसको आप निकालने का प्रयास करेंगे, फिर आप उसको डॉक्टर के पास या चिकित्सक के पास तब आप ले जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर फिलहाल सही होना चाहिए, बाकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है कि ऑप्शन ए मानती है या फिर डी ऑप्शन मानती है। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों कि जले हुए घाव की प्राथमिक चिकित्सा कैसे करेंगे। अगर कोई व्यक्ति जल गया है
तो उसके घाव की अगर आपको प्राथमिक चिकित्सा करनी है तो आप कैसे करेंगे? घाव को पर बर्फ़ रख देंगे, जो घाव है उस पर आप बर्फ़ ला के रख देंगे, या फिर बने हुए छालों को फोड़ देंगे? ये तो बिल्कुल आप नहीं करेंगे। ऑप्शन सी आपका है कि जले हुए स्थान पर 10 से 20 मिनट तक ठंडा पानी डालिए। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो स्थान जल गया हो लगभग 20 से 25 मिनट तक आप उसको ठंडे पानी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जिसमें है कि एक व्यक्ति जिसका अस्थि भंग हुआ है, यानी जिसकी हड्डी टूटी हुई है, उसके लिए उपयुक्त प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो अस्थि भंगी को, जो टूटा हुआ अंग है, उसको हिलाएं डुलाएं नहीं, एवं चिकित्सक की सहायता आने तक स्थिर रखें। ऑप्शन बी कह रहा है कि चोट के स्थान को हिला डुलाकर रक्त संचार बढ़ाने का प्रयास करें, गर्म पट्टी सिकाई करें, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति जैसे अस्थि भंगी, जब कोई हड्डी टूटती है तो आप क्या करते हैं, उसको हिलाए डुलाए नहीं, जहाँ पर है वैसे आप रखें और चिकित्सक के पास ले जाएं। ये आपकी प्राथमिक चिकित्सा होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 90 जो कि पूछा गया है कि जटिल अस्थि भंगी है, यानी जटिल अस्थि भंगी किसे कहते हैं? जो जटिल अस्थि भंगी होती है, कठिन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर किसे कहते हैं? तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर कहते हैं जब एक अस्थि कई स्थान से टूट जाती है, यानी कि एक ही, जैसे पैर की हड्डी 2-3 जगह से टूट जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको जटिल अस्थि भंगी कहते हैं। दूसरा है ऊतक का क्षतिग्रस्त होना। तीसरा कह रहा है कि अस्थि का टूटकर कई टुकड़ों में टूट जाना। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी द करेक्ट आंसर। ओके, चले आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 आपका है मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा है। तो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा जो है वो मनोवैज्ञानिक एक प्रकार का उपचार है, मनोवैज्ञानिक समर्थन सहायता है, या फिर मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का जो प्रमुख उद्देश्य है ये मनोवैज्ञानिक समर्थन देना है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन डी से होगा, ऑल ऑफ एबव यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 जो कि पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का कार्य सिद्धांत क्या है? देखें, सुने, जोड़ें, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का सबसे सर्वप्रथम कार्य है कि आप उस चीज़ को, जैसे किसी का पैर फ्रैक्चर है तो सबसे पहले आप उसे देखें, फिर उसको सुने, फिर उसके बारे में आप सोच के उसको जोड़ने का प्रयास करें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 जिसमें पूछा गया है कि जिम्मेदारी से मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा देने हेतु क्या करना चाहिए? लोगों को गहराई से जांच पड़ताल करना चाहिए, या पूर्व ग्रहण व्यवहार, व्यक्ति की संस्कृति, उम्र, युमलिंग के अनुरूप उचित व्यवहार, या आलोचना। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक के तौर पर जिम्मेदारी मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा देने का जो सही तरीका है वो व्यक्ति की सांस्कृतिक, उम्र, युमलिंग के आधार पर उसको अनुरूप उसके उचित व्यवस्था करें। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि आपदा प्रबंधन चक्र से किस चरण में प्रक्रिया प्रयास की प्रभावशीलता का मूल्यांकन एवं भविष्य की घटनाओं में सुधार लागू करना शामिल है? पहला न्यूनीकरण, तैयारी, प्रतिक्रिया, या फिर रिकवरी। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया। क्योंकि आपदा प्रबंधन चक्र के किस चरण में प्रतिक्रिया है उसके प्रयास की प्रभावशीलता का मूल्यांकन एवं भविष्य की घटनाओं में सुधार लागू करना जो शामिल है वो प्रतिक्रिया में शामिल है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95 जिसमें पूछा गया है कि मृदा अपरदन का एक प्रकार है। वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा जो है ये एक प्रकार का मृदा अपरदन का प्रकार है, या भौमिक प्रतिक्रिया आपदा का, या फिर जलीय प्राकृतिक आपदा का, या जैविक प्राकृतिक आपदा का। तो मृदा का जो अपरदन है दोस्तों वो एक प्रकार का जलीय प्राकृतिक आपदा का कारण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96 जिसमें पूछा गया है कि वह अस्थिभंग जिसमें अस्थि त्वचा से बाहर टूटकर आ जाए उसको क्या कहते हैं? यानी कि ऐसा फ्रैक्चर
जिसमें जो हड्डी है वो टूट कर त्वचा से बाहर निकल जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? खुला अस्थिभंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन फ्रैक्चर इसको कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर पूछा गया था ए फ्रैक्चर इन विच बोन्स इज ब्रोकन एंड ट्विंस द स्किन इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं? ओपन फ्रैक्चर कहते हैं, खुला अस्थिभंगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि फेस आर्म स्पीच टाइम जिसे फास्ट की स्थिति की त्वरित पहचान हेतु क्या किया जाता है? इसको ध्यान से समझिएगा, जिसमें फेस आर्म स्पीच टाइम और फास्ट इसकी स्थिति की जो त्वरित पहचान हेतु क्या किया जाता है? स्ट्रोक, हार्ट अटैक, दिल का दौरा या अस्थिभंगी। तो दोस्तों जब आपको हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ता है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, स्ट्रोक, यानी जब आपको स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक, तब उस स्थिति में आपकी पहचान के लिए, त्वरित पहचान के लिए फेस आर्म स्पीच टाइम की स्थिति का त्वरित पहचान किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रोक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छता एवं हस्त प्रक्षालन का नियम नहीं है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि संक्रमित सामग्री का सावधानीपूर्वक निपटान या रक्त व शारीरिक द्रव्यों से सीधे संपर्क। ऑप्शन सी है आपका प्राथमिक चिकित्सा के पहले व बाद में हाथ साबुन से धोएं। ऑप्शन डी कह रहा है कि यदि शारीरिक द्रव्य से स्वयं को दूर रखने के साधन नहीं है तो आप सहायता करने में निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो 98 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से यहाँ पर पूछा गया था कि स्वच्छता एवं हस्त प्रक्षालन का नियम नहीं है। तो हस्त एवं प्रक्षालन का, स्वच्छता का जो नियम नहीं है, ये नियम नहीं है कि आप प्राथमिक चिकित्सा के पहले हाथ धुलें या फिर बाद में हाथ धुलें, ये कोई भी नियम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी संक्रमित सामग्री का सावधानीपूर्वक निपटान ये एक प्रकार का स्वच्छता एवं हस्त प्रक्षालन का नियम है। दूसरा नियम यह है कि रक्त एवं शारीरिक द्रव्यों को सीधे संपर्क करें आप। तीसरा आपका ऑप्शन ये कह रहा है कि यदि शारीरिक द्रव्यों से स्वयं को दूर रखने का साधन नहीं है तो आप सहायता ना करने का निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल आप उसमें इंटरफेयर मत कीजिए। तो ये सभी नियम हैं। बाकी साबुन से हाथ धुलने यानी पहले या बाद में हाथ धुलने का कोई नियम नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 है, जिसमें पूछा गया दोस्तों कि किसी वस्तु को उबालते पानी में 10 मिनट रखने से सूक्ष्म जीवी नष्ट करने की प्रक्रिया है। सैनिटाइज करना या फिर विसंक्रमित करना, ऑक्सीकरण करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 99 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सैनिटाइज करना आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी वस्तु को जब ये कोरोना काल यानी कोविड-19 के दौरान आप सब देखते थे, जो सब्जी लाया जाता था, दाल आती थी, उसको क्या करते थे? गर्म पानी में धुलते थे। ठीक है, गर्म पानी में सब्जी को धुल के एक बार उसको बाहर रख देते थे। या जो आप उस समय सभी लोग बाल कटवाने जाते थे, जो अस्तरा होता था, कैंची होती थी, उसको गर्म पानी में धुलवा करके फिर उससे आप काम करते थे। तो ये एक प्रकार का सैनिटाइज करना है, सैनिटाइज करने की विधि है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है 99 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न, जिसमें है कि नाक, गला, वायु नली, श्वास नालिका एवं वायु कोष्ठ किसके भाग हैं? तो ये श्वसन मार्ग के भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 100 प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, जो कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजूफिया यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर था। जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ जुड़ चुके थे, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सब वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इन 100 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहे आप अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों या फिर आगरा यूनिवर्सिटी से हों, MGPR यूनिवर्सिटी से हों, फिर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, कानपुर यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या फिर जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी या फिर बिहार यूनिवर्सिटी, आप सब में ये क्वेश्चन पूछा जाना है। तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ओके दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सर्च कर लीजिएगा SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप SP स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहां से आप
ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में PDF प्राप्त किए जाते हैं, नोट्स आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं, क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पर प्राप्त होता रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।